कम्युनिकेशन ये बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के लिए। आई मीन स्टूडेंट्स इसे निगलेक्ट करते हैं। बट एक बात बता दूं, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है, वो ये है कि कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन जो रहेंगे वो बहुत इजी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ क्वेश्चंस एटलीस्ट सीईटी में आ सकते हैं। और आज जो मैं डीपीपी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये वही 40 मार्क की डीपीपी है जो मैंने कुछ दिन पहले लगभग 12-13 अप्रैल को या उसके आसपास मैंने पोस्ट की थी आपके ग्रुप पे। तो सेम डीपीपी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनीवे ये मैं फिर से एक बार ग्रुप में डाल दूंगा। तो थोड़ी हम शुरुआत करते हैं अभी थियरी से। सो कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें पहले तो होता है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के बाद, ट्रांसमीटर से पहले मैसेज सोर्स, या फिर उसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा भी कहा है आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें। उसके बाद है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के बाद वी हैव चैनल। चैनल के बाद वी हैव रिसीवर, एंड रिसीवर के बाद इट मे बी अ लिसनर or anything that is receiving that particular information. मैसेज सोर्स जो आप बात करते हैं उसे मैसेज सोर्स कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर विल टेक दैट सिग्नल and it will convert the signal into the form so that it is suitable to transmit to the receiver through this channel. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और फिर रिसीवर क्या करेगा, उस जो इंफॉर्मेशन हमने भेजी है उसको प्रॉपरली सेपरेट करेगा फ्रॉम द पर्टिकुलर मेथड एंड ये इस लिसनर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब जरा ठीक से बात कर लेते हैं इसमें से क्या क्या हो रहा है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो हम बात करते हैं दैट इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसे हम ऑडियो सिग्नल कहते हैं। ये ऑडियो सिग्नल हम पहले ट्रांसमीटर को देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर जैसे कि माइक। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा, ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इट विल सुपर इम्पोज दैट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये काम कौन करेगा, ट्रांसमीटर। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। कारण उसका ये है कि हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए एंटीना डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि एंटीना की साइज बहुत ज्यादा रहेगी विच इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। तो इसलिए हमें इसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए भेजना पड़ता है। तो ये काम करता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ये सिग्नल भेजेगा थ्रू वायर, थ्रू रेडियो सिग्नल दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या थ्रू फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। सो ये जो थ्रू मैंने बोला वो जो मीडियम है वो है आपका चैनल। थ्रू दैट चैनल द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसे वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से सेपरेट कर देगा। ये काम करेगा आपका रिसीवर। इस प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और फिर जो रिसीवर है उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दिस इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने नॉइज लिखे। दिस इज नथिंग बट अनवांटेड सिग्नल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स व्हेन सिग्नल इज प्रोपोगेटिंग थ्रू द चैनल। अब यहाँ पे नीड फॉर मॉड्यूलेशन मैंने एक तो बता दी कि आपके एंटीना की साइज जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। दूसरा ये कि पावर emitted by the antenna is given by L by lambda square। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी कम वेवलेंथ रहेगी, और जितनी कम वेवलेंथ रहेगी उतनी ज्यादा पावर रहेगी, क्योंकि हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि एंटीना शुड ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल ऑफ हायर पावर एज मच एज पॉसिबल। तो पावर बढ़ाने के लिए वेवलेंथ शुड बी मिनिमम। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। सो ये दो कारण है नीड फॉर मॉड्यूलेशन के। पहला तो एंटीना साइज है और दूसरा हाई पावर रिक्वायरमेंट है। दूसरा
यहाँ पे बैंडविड्थ की बात की है, थ्योरेटिकल कई सारी टर्म्स यहाँ पे मेंशन की है। यू जस्ट गो थ्रू द ऑल थ्योरेटिकल टर्म, जैसे रिपीटर होता है, बैंडविड्थ होते हैं, नॉइज चैनल, ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। जस्ट गो थ्रू दैट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं फिर वी हैव डिफरेंट बैंडविड्थ्स गिवन, जैसे कि रेडियो के लिए कौन सी बैंडविड्थ है, एफएम रेडियो के लिए कौन सी है, एएम रेडियो के लिए कौन सी बैंडविड्थ है, टीवी सिग्नल के लिए कौन सी बैंडविड्थ है। और ये सारी की सारी जो बैंडविड्थ्स है ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन की है। मैंने आपके क्लासेस में कई बार बताया है कि ये बैंडविड्थ्स आपको पता होनी चाहिए। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बैंडविड्थ क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बैंडविड्थ क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हाई फ्रीक्वेंसी एचएफ, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज आती है, देन लो फ्रीक्वेंसी में कौन सी, वीएचएफ में कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये सारे जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि ये आप बता सको कि एचएफ मोबाइल में यूज होता है या टीवी में यूज होता है या रेडियो में यूज होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। देन वी हैव सम कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन मेथड्स गिवन, जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है एंड फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है कि अभी हमने ये देख लिया कि जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज करते हैं, यानी क्या, हम उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम कैरियर जो सिग्नल है विच इज कैरिंग योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो ये जो कैरियर यानी ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसकी एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द value of information signal. So this is called as amplitude modulation. Frequency modulation में क्या होता है, we will change the frequency of carrier only according to the value of information signal. ये रहा frequency modulation. And phase modulation में we will change the phase of carrier according to the value of information signal, that is modulating signal. Yes, information signal को modulating signal कहते हैं। ये 3 टाइप के मॉड्यूलेशन हमने देखे। इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस जो आपको दिया है वो आपको दिया है सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। पूरा डिस्कशन अभी मैं यहाँ करूँगा नहीं, बट उसमें कुछ ऐसा है कि एट द एंड आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग वी शुड हैव 3 फ्रीक्वेंसी बैंड्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना, ठीक है। सो वी हैव 2 फ्रीक्वेंसी, 2 frequencies, one is omega c carrier frequency and omega m modulating signal frequency. Modulating signal frequency यानी the information signal which we want to transmit, तो ये आपकी modulating signal frequency। अब यहाँ पे जो 3 frequency components amplitude modulation में आपको मिलेंगे वो है carrier frequency itself, then we have omega c minus omega m और omega c plus omega m। ये जो 2 है इनको कहते हैं साइड बैंड्स। ये जो 2 है ये है साइड बैंड्स। सो ये 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, नो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी द सिग्नल व्हिच वी आर गेटिंग आफ्टर मॉड्यूलेशन। सो ये 3 सिग्नल्स आपके रहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ यानी आपको पता होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो है ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। यस, ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसीज। तो ये है बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये 3 सिग्नल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मिलेंगे और ये जो 2 फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम कहेंगे साइड बैंड्स। ये इंफॉर्मेशन याद रखना क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स रहता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। यस, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के दूसरे बुक्स में कुछ और फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे, बट जहां तक अभी तक के क्वेश्चन पेपर्स देखे गए हैं तो उसमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सिर्फ इसी के आधार पर पूछे गए हैं म्यू,
और जनरली दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज केप्ट लेस देन 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी सिग्नल में थोड़ी बहुत अगर खराबी आपको मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। तो ये डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए एम बाय ए सी जो है ये आपका लेस देन 1 रखा जाता है। सो ये था मॉड्यूलेशन इंडेक्स और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रादर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस आपको स्टेट बोर्ड में नहीं है। सो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। देन वी हैव 3 टाइप ऑफ सिग्नल प्रोपगेशन। सो पहला है आपका ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, दूसरा है आपका स्पेस वेव प्रोपगेशन और तीसरा है आपका स्काई वेव प्रोपगेशन। जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है इसमें बेसिकली सिग्नल इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसमें जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे बेसिकली मेंशन नहीं की है आपके टेक्स्ट बुक में। सो इट्स जनरली इट इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज यूज्ड फॉर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। देन वी हैव स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन को हम लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन भी कहते हैं। इसमें 3 टाइप होते हैं कि जैसे एक टावर से दूसरे टावर तक डायरेक्ट आप सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो, या फिर we can transmit signal by using reflection from the ground or we can transmit signal by using reflection from the sky। तो अगर हम बात करते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन की, तो दिस रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो सिग्नल रिफ्लेक्ट कर सकता है इट इज फ्रॉम 100 to 200 मेगाहर्ट्ज। यस, ये वैल्यूज पूछी जाती है, हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कुछ चीजें पूछी गई हैं। सो ये 3 तरह से स्पेस वेव कम्युनिकेशन काम करता है। दूसरा है आपका स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन में सिर्फ ये रिफ्लेक्शन यूज होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और रिफ्लेक्शन के लिए जो लेयर हम यूज करते हैं दैट इज योर आइनोस्फीयर। सो आइनोस्फीयर की जो हाइट है इट इज अराउंड 80 to 400 किलोमीटर, और आइनोस्फीयर में जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होती है वो है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ है 3 मेगाहर्ट्ज से नीचे या 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की अगर फ्रीक्वेंसी है तो दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर का जो प्रोपोगेशन है जो कम्युनिकेशन है दैट इज नॉट वेरी मच रिलायबल। उसका कारण ये दिया है कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है इट इज फ्रॉम द लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, जैसे सीजन चेंज होता है या दिन की रात होती है या टेम्परेचर चेंज होता है, इनकी वजह से ये लेयर्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम ज़्यादा होता है। सो कई बार सिग्नल बिना रिफ्लेक्ट किए सीधा चला जाता है, इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो आपका सिग्नल गायब हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई स्काई वेव प्रोपोगेशन इज नॉट वेरी मच रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, मान लो ये टावर है, तो ये टावर से जो सिग्नल मैक्सिमम जा सकता है अप टू डिस्टेंस d। सो d कैन बी गिवन रूट ऑफ ट्वाइस r h, where r is radius of earth, h is height of tower। आपको पता होगा, थियरी में हमने ये पढ़ा है, दिस इज द डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर अप टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टावर। तो ये एक केस आपको आ सकती है। तो अगर ऐसे 2 टावर दिए हैं, पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों टावर में कितना रह सकता है, सो इसका d1 ले लो और इसका d2 ले लो। सो d1 प्लस d2 दैट इज रूट ऑफ 2rh1 प्लस रूट ऑफ 2rh2। इस तरह से आप ये मैक्सिमम डिस्टेंस 2 टावर के बीच में निकाल सकते हो। सो और एक चीज है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच विल बी रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फीयर दैट कैन बी गिवन बाय 9 रूट ऑफ n max। The maximum frequency which can be reflected by ionosphere can be given by 9 root of n max, where n max is the electrons density in ionosphere। So this is a little bit theory of communication। Go through the chapter। मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसे रहने दो। जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, वो बस याद रखना। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उनको समझ लेना।
और फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डीपीपी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज। जी मैंने बता दिया है आपको कि जो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है उसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है ए। इसमें ज्यादातर हमें थियोरेटिकल एमसीक्यूज ही मिलेंगे इस चैप्टर के लिए, बट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कुछ टावर की हाइट के बारे में या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आइनोस्फीयर की इसके बारे में जो बताया, तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल, इट इज इन द चैनल और इन ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि आप अगर ब्लॉक डायग्राम देखोगे कम्युनिकेशन सिस्टम की जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम, तो उसमें भी नॉइज जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है चैनल में। सो सेकंड का जो आंसर है दैट इज इन द चैनल और इन ट्रांसमिशन लाइन। तो सेकंड का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, अ रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। यस, अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखोगे तो डिटेक्टर की जो प्रोसेस है यानी डीमॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो उसमें तीन ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। तो थर्ड का जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। यस, रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। तो फोर्थ का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट वी हैव ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन इज बी। फिफ्थ का जो आंसर है वो है बी। देन रेंज ओवर विच फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 6, द रेंज ओवर विच द फ्रीक्वेंसीज in an information signal varied is called as bandwidth। जैसे मैंने कहा कि it is nothing but difference between maximum frequency and minimum frequency। so minimum to maximum जो frequencies का variation है उसे हम कहते हैं bandwidth। तो 6 का जो आंसर है वो है A। 7, for television broadcasting the frequency employed is normally 32-300 megahertz, 32-300 kilohertz, 32-300 hertz। गीगाहर्ट्ज नहीं यूज हो सकता क्योंकि गीगाहर्ट्ज यूज होता है आपके फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में। सो सेवंथ का जो आंसर है दैट इज 32-300 मेगाहर्ट्ज। मैंने जैसे बताया था आपको कि आपको वो टेबल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो टेबल आपको याद चाहिए सो दैट ये वैल्यूज आप आसानी से पहचान सको। सो सेवंथ का जो आंसर है वो है ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो सिग्नल प्रॉपरली, यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शंस। यस, फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो सिग्नल प्रॉपरली इट इज फर्स्ट सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, इट इज फर्स्ट सुपर इम्पोज ऑन लो फ्रीक्वेंसी नहीं, इट इज सेंड डायरेक्टली नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। 8th का जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि मॉड्यूलेशन में हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पे रख देते हैं और भेज देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ मॉड्यूलेशन। सो 8 का जो आंसर है वो है ए। सो 8A। क्वेश्चन नंबर 9, हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज्ड टू कैरी द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कैरियर वेव। सो 9 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, the process of superposition of information signal with high frequency carrier wave is called as modulation। 10th का आंसर है A। the power radiated from the antenna of length L is proportional to, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। so 11th का जो आंसर है वो है B। yes, it is L by lambda square, और इसीलिए
वेवलेंथ शुड बी मिनिमम सो दैट पावर इज मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम का मतलब है सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड अप टू लार्जर डिस्टेंस, दैट्स व्हाई पावर शुड बी मैक्सिमम। पावर आपको मैक्सिमम तभी मिलेगी जब आपकी वेवलेंथ मिनिमम रहेगी, एंड दिस इज नथिंग बट अ नीड फॉर मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीना बिहेव्स एज रेजोनेंट सर्किट ओनली व्हेन इट्स लेंथ इज। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसके बारे में कोई भी थियोरी आपको दी नहीं है, और आपकी थियोरी में ये बताया गया कि द लेंथ ऑफ एंटीना शुड बी लैम्डा बाय 4। तो इससे हम एक अंदाजा निकाल सकते हैं कि एंटीना बिहेव्स एज रेजोनेंट सर्किट ओनली व्हेन इट्स लेंथ इज लैम्डा बाय 4, क्योंकि ऐसा एक पॉइंट, हाँ रेजोनेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, बट यहाँ पे बस हम ये बोल सकते हैं कि इट इज लैम्डा बाय 4। तो 12th का जो आंसर है वो है बी। बट इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको फिर से एक बार इसको आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तो 12th का फिलहाल हम ऑप्शन ले लेते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव चेंजेस in accordance with the instantaneous value of modulation signal। कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी ऑप्शन है ए, 13 का आंसर है ए। नेक्स्ट 14, द रेशियो ऑफ peak value of modulated signal to the peak value of carrier signal, अभी मैंने कहा it is called as modulation index। तो 14 का जो आंसर है वो है बी। To avoid distortion in the signal, modulation index should be less than 1, अभी मैंने बताया था। So ग्रेटर लेस देन 1 यानी ऑप्शन ए, 15 का आंसर है ए। नेक्स्ट, the bandwidth of amplitude modulated signal is। मैंने अभी ये कैलकुलेशंस करके आपको बताए थे। मैंने कहा था कि मिनिमम मैक्सिमम सिग्नल रहता है आपका ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है वो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो बैंडविड्थ क्या रहेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको आंसर मिलता है ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, डबल हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट। सो इट इज ऑप्शन बी। यस, इट इज ऑप्शन बी। 16 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 है द मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज of an amplitude modulated wave is 24 millivolt and minimum peak to peak voltage is 8 millivolt। the modulation factor is, modulation factor यानी modulation index आप ले सकते हो। so modulation index जो दिया है, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि फॉर्मूला आपको बस दिया है, वो दिया है ओमेगा एम बाय ओमेगा सी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। so यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम निकाल सकते हैं वो है ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। इसे आप याद रखना। सो ए मैक्स जो दिया है आपका वो दिया है 24, मिनिमम एम्पलीट्यूड जो दिया है वो दिया है 8, और ये है 24 प्लस 8। ये 24 माइनस 8 जो है वो है 16, और ये जो है 24 प्लस 8 ये है 32। सो ये 1/2, ये 50% आंसर आपको मिल रहा है। तो 17 का जो आंसर है वो है 50% है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में साइनोसॉइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, and amplitude 50 volt is amplitude modulated by sinusoidal voltage of frequency 10 kilohertz। दो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी है,
50% मॉड्यूलेशन द लोअर एंड अपर साइड फ्रीक्वेंसीज इन किलोहर्ट्ज आर। साइड बैंड पूछे हैं, यहाँ पे वोल्टेज देने की कुछ खास जरूरत नहीं थी, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। साइड बैंड मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, साइड बैंड होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है 1.5 मेगाहर्ट्ज यानी 1500 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज में मैंने कन्वर्ट किया है इसको। और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10 किलोहर्ट्ज, तो ये है 10। कैरियर फिर से है, यानी ये आ जाएगा आपका 1510 और ये 1500 माइनस 10 ये आ जाएगा 1490 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज इट इज विजिबल, ठीक। सो आपका जो आंसर है वो है 1490 टू 1510। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, लोअर एंड अपर साइड। तो ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 के लिए, if the audio signal is transmitted directly into space, the length of transmitting antenna required will be, yes। अब यहाँ फिर से नीड फॉर मॉड्यूलेशन का पार्ट आ जाता है। तो नीड फॉर मॉड्यूलेशन हमें क्या बताता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एंटीना साइज बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 20, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर की एम्पलीट्यूड को हम चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं करते। तो 20 का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इज 21। तो द एम वेव कंटेन्स द 3 फ्रीक्वेंसीज। अभी मैंने बताया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। यहाँ पे ओमेगा की जगह एफ ये सिंबल उन्होंने यूज किया है। सो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस इट इज ऑप्शन सी। Question number 22, for carrier frequency 100 kilohertz and modulating frequency of 50 kilohertz, what is the bandwidth of AM transmission? देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है 5 किलोहर्ट्ज, और जो बैंडविड्थ रहेगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की तो वो रहेगी ट्वाइस ऑफ ओमेगा है, हमने देखा है। सो इट इज ट्वाइस ऑफ 5, सो इट इज 10 किलो हर्ट्ज। तो आपका जो आंसर यहाँ पे चाहिए वो है बी। 22 का आंसर है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, विच एटमॉस्फेरिक लेयर एब्सॉर्ब लार्ज पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ये है आपका ट्रोपोस्फियर। यस, आपके टेक्स्ट बुक में थियरी में डिस्कशन किया है, चारों लेयर ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, ये चारों की डिस्क्रिप्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो इसे आप पढ़ लो। सो विच एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्ब्स लार्ज पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। मेरे ख्याल से ये सॉरी ये ट्रोपोस्फियर नहीं है, ये ओजोन लेयर है, मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे, तो ये ओजोन लेयर है। 23 का आंसर है बी। नेक्स्ट, हाइट ऑफ आइनोस्फियर इज अबाउट 400 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है आइनोस्फियर की। तो 24 का आंसर है सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डैश आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फियर। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। टेक्स्ट बुक में 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज दिया है, बट अभी यहाँ पे ऐसा मोस्ट सुटेबल या मोस्ट मैचिंग ऑप्शन जो है वो बी ही लग रहा है। सो 25 का जो आंसर है वो है बी। 26 में ट्रोपोस्फियर रिफ्लेक्ट द वेव
हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर, अभी मैंने बोर्ड पे भी लिखा था, इट इज 100 मेगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज। तो 26 का जो आंसर है वो है ए। 27, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये आपके 11th के बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक चैप्टर है उसमें दिया है। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये डिस्कशन इसका प्रूफ नहीं है, बट डायरेक्ट कंक्लूजन उन्होंने दिया है आपके 11th के टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर आ रहा है दैट इज ए। 28, FM radio transmitter uses tower of height 60 meter from its antenna. What is the maximum distance covered by the transmitter? ठीक है, तो उसके लिए थोड़े कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे। टॉवर की हाइट दी है 60 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रांसमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रांसमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है तो डी के लिए आपके पास फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस आर एच, रूट ऑफ ट्वाइस 6400 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, तो 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है। एच जो दिया है वो दिया है 60। तो अगर ये कैलकुलेशंस आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 27.71 किलोमीटर, ये आपको आंसर मिलेगा जब किलोमीटर में फाइनली इसको कन्वर्ट करोगे। तो आपका जो ऑप्शन है 28 का वो आ रहा है बी। नेक्स्ट 29, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन 2 to 30। फिर से वही आ गया, ये आता है स्काई वेव प्रोपगेशन में, क्योंकि स्काई वेव प्रोपगेशन में हम आइनोस्फीयर को यूज करते हैं, और अगर आप आइनोस्फीयर को यूज कर रहे हो तो वहां से जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर आ सकती है दैट इज एज पर योर टेक्स्ट बुक इट इज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, बट यहाँ ऑप्शन में 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 दिया है, तो कोई अपने पास चारा नहीं है, हमें स्काई वेव प्रोपगेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो 29 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, when radio wave of medium frequencies follow the curved surface of the propagation is known as, it is called as ground wave propagation। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि in this case the signal is transmitted parallel to the, rather it travels parallel to the surface of earth। so 30 का आंसर है ground wave propagation, option is B। next is 31, so 31 में थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपोगेशन, द रेशियो नहीं है वो रेडियो है, द रेडियो वेव्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल ऑफ देम, हर एक में हम वही करते हैं, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। सो इसमें सारे प्रोपोगेशन हम यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है डी। 32, व्हाट विल बी द एरिया of reception of signal transmitted by TV antenna of length 300 meter and radius of earth 6400 किलोमीटर। अब ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। देखते हैं, एरिया पूछा है। अब एरिया पूछा है इसका मतलब ये है कि ये अगर आपका टावर है तो टावर मैक्सिमम इतने डिस्टेंस तक अगर मान लो सिग्नल भेज सकता है। सो एरिया कवर्ड इज circle of radius d। yes, area cover is circle of radius d और d can be given by same formula। तो अगर आप यहाँ से फिर से d is equal to root of 2 radius 6400 किलोमीटर और ये 0.3 मीटर, क्योंकि 300 मीटर दिया है तो उसको किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 0.3 मीटर आ जाता है। तो अगर ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको d मिलेगा। डी मिल गया, तो डी मिलने के बाद आपको एरिया चाहिए, एरिया कैन बी गिवन बाय एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर। तो अगर आप ये स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट निकालने की गड़बड़ मत करना, क्योंकि आपका अननेसेसरी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। सो ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं, कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 12058।
किलोमीटर स्क्वायर। जस्ट कंफर्म कर लो इसको, ये आंसर आपका आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। While tuning in a certain broadcast station with the receiver, we are actually varying the local oscillator frequency. Yes, हमारे पास जो रेडियो है उसी की हम उसमें जो लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, ना कि हम दूसरे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जो आपके रेडियो में जो ऑसिलेटर है यानी जो लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं। तो 33 का जो आंसर है वो है ए। 32 क्या था अपना ए, और 33 भी ए, दोनों का ए आंसर है। नेक्स्ट इज 34। मॉडेम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन, और ये हॉरिजॉन्टल कुछ तो है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, नन ऑफ द वो। बेसिकली बाकी ऑप्शन ऐसे क्यों दी है पता नहीं, बट इसका जो आंसर है वो है मॉड्यूलेशन। मॉडेम ये ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। डीमॉड्यूलेशन हालांकि हम मेंशन नहीं किया है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इन ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज, अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी इसमें क्या हो रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो ये जो इनर पार्ट है इसको हम कहते हैं कोर और इसको हम कहते हैं क्लैडिंग। तो जब आप लाइट ट्रांसमिट करते हो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर तो इट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, लाइट इस तरह से ट्रैवल करते जाता है यानी यू आर गेटिंग रिफ्लेक्शन इन द कोर इटसेल्फ, और अगर ये आपको पॉसिबल करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का और ये है क्लैडिंग, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, तभी ये पॉसिबल रहेगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन यानी मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, तो ऑप्शन इज बी। 35 का आंसर है बी। नेक्स्ट इज 36। ग्लोबल कम्युनिकेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग मिनिमम 2 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, मिनिमम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। देखिए ये अगर आपकी अर्थ है तो एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, तो ये तीनों एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं। सो इनमें जो एंगल रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री अपॉन 120, यानी अब आप ये एंगल मत देखना, ये 60 है, 120 यानी ये वाला, ये है 120। सो ये 120 एंगल जो है वो यहाँ पे दिया है। जो 36 का जो ऑप्शन है वो है सी। 37, if a carrier wave of 1000 kilohertz is used to carry signal, the length of transmitting antenna equal to, अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी दी है तो हमें वेवलेंथ मिलेगी, तो वेवलेंथ इज सी बाय फ्रीक्वेंसी। सी है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी दी है 101000 किलोहर्ट्ज यानी 10⁶ हर्ट्ज, तो ये 10⁶ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। एंड लेंथ शुड बी λ/4 as per the information given in textbook. So length is equal to λ/4. So 300/4 आपका आंसर आता है 75 मीटर। So the length of antenna should be 75 मीटर। 37 का जो ऑप्शन है वो है सी। 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है the layer of atmosphere which contains water vapor is,
वाटर वेपर वाली कौन सी लेयर है? मेरे ख्याल से ये ट्रोपोस्फियर ही है। यस, आई थिंक इट इज ट्रोपोस्फियर विच कंटेन्स वाटर वेपर। यस, सो 38 का जो आंसर है वो है ट्रोपोस्फियर। हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी है। सो मैंने जैसे बताया कि चारों लेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में। एक बार आपको रीड करना पड़ेगा ना, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीड इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। In electromagnetic spectrum, the frequencies of gamma, X and ultraviolet rays are denoted by N1, N2 and N3 respectively. Then, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि gamma rays की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद जो नंबर आता है वेवलेंथ में वो रहती है एक्स रेज, यानी gamma rays की वेवलेंथ मिनिमम रहती है, एक्स रेज की थोड़ी ज़्यादा रहती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू gamma rays कम रहेगी। और बाकी अल्ट्रावायलेट तो उनकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू गैमा एंड एक्स थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए 39 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा N1 ग्रेटर दैन N2 ग्रेटर दैन N3। सो ये जो है वो है ऑप्शन अपना 39 का है ए। क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म एज डीमॉड्यूलेशन। यस, जो सिग्नल आता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो ट्रांसमीटर से आता है और वो रिसीवर रिसीव कर लेता है, फिर उसका जो काम है फर्दर, यानी वो कैरियर सिग्नल से इंफॉर्मेशन सिग्नल को सेपरेट करना, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डीमॉड्यूलेशन। सो 40 ऑप्शन है ए। सो ओवरऑल ये 40 क्वेश्चंस हमने देखे और 40 क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉसिबल था। हाँ, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन था वो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि आएगा तो आएगा क्वेश्चन, बट अगर नहीं आता है तो वो हमेशा इस पे ही आता है क्वेश्चन, ओमेगा एम बाय ओमेगा सी, सॉरी एम बाय ए सी पे। सो बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी थे और आप कम्युनिकेशन को ऑप्शन में मत रखो, इसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। दैट्स इट।